तो लास्ट क्लास में हमने देखा था साइक्लिस्टों ने कर्व पाथ, है ना, एक पर्टिकुलर स्पीड पर साइकिल या बाइक ऐसे कर्व वाले पाथ पर ऐसे लिफ्ट ऑफ हो जाती है, वहां पर होती है जहां पर नॉर्मल जीरो होता है। ठीक है, अब देखो लिखो नेक्स्ट टॉपिक। देखो मैंने आपको बताया था कर्व पाथ दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो ऐसा वाला इस तरह का और एक ऐसा वाला सर्कुलर पाथ, है ना, समझ में आया? तो हम ऐसा वाला देखेंगे, जैसे हम टर्न करते हैं ना इस तरह से, वो वाला सेफ speed of a cyclist, साइकिल हो सकती है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, on a circular path, on a circular path। देखो मैं ये टॉप व्यू बना रहा हूँ, इस तरह का पाथ, ठीक है। इस पर ये ऐसे v की स्पीड से हमें इसकी मैक्सिमम स्पीड बतानी है कि इस पे सेफली टर्न कर ले, सेफली क्या कर ले, क्योंकि आपको पता है अगर बहुत ज्यादा स्पीड हो तो टर्न नहीं कर पाएगा और टेंडेंशियली रोड के बाहर चला जाएगा, समझ में आएगा? आपने देखा होगा जब हम टर्न करते हैं तो थोड़ी स्पीड को कम करते हैं, स्ट्रेट रोड में हम कितनी भी स्पीड से चला सकते हैं, पर जब टर्न आता है तो स्पीड को कम करनी पड़ती है, तो कम नहीं कम करोगे तो क्या होगा, टेंडेंशियली स्पीड हो जाओगे बाहर की तरफ, समझ में आया क्या? क्यों हो जाओगे स्पीड? क्योंकि यहाँ पे टर्न करने के लिए आपको घूमना पड़ेगा, और ये किस तरह का मोशन करना पड़ेगा इस कर्व पर आपको, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आपको लगना चाहिए, अगर नहीं लगा तो आप सर्कल में घूम पाओगे क्या, नहीं घूम पाओगे, समझ में आया? सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ, मान लो इसका सेंटर ही है और रेडियस है r, इस कर्व पाथ की रेडियस क्या है r, है ना? तो इधर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए इसका, अगर ये फोर्स नहीं लगा या सफिशिएंट नहीं लगा तो ये घूम नहीं पाएगा, तो सीधे स्किड हो जाएगा, समझ में आएगा? रोड के बाहर चला जाएगा, ऐसा सोच रहे? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²r, क्या होता है? तो जितना ज्यादा v रखोगे उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, समझ में आया क्या? अब इसको घुमाने के लिए मैंने बताया था हर सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई दूसरा फोर्स बन के आता है, जो कि होता है सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो व्हिच फोर्स हियर इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। समझ में आया क्या? फ्रिक्शन ही घुमाएगा इसको। मान लो सरफेस पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होता तो ये घूम पाता क्या? नहीं। समझ में आया? जैसे सरफेस का ऑयल वगैरह गिरा तो फिर टर्न कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। आया समझ में? सो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन, वो भी कैसा? समझ में आया क्या? अगर काइनेटिक लगा तो हम क्या चाहते हैं, स्टैटिक लगे या काइनेटिक? स्टैटिक। काइनेटिक मतलब स्पीड, जब स्लाइडिंग होती है तो हम इसको स्लाइड करवाना चाहते हैं क्या कार को? स्लाइड पता है ना? यस सर। जब भी स्लाइड करती है मतलब कार स्किड हो जाती है, वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा फिर। तो कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए? किधर लगेगा? सेंटर पे लगेगा, है ना? जैसे कार यहां जाएगी तो ऐसे लगेगा, जब कार यहां होगी तो ऐसे लगेगा। ये हम टॉप से देखते हैं, ये कौन सा व्यू है? टॉप। अगर आप, मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, ये वाला ऐसे एरो करके, तो ये रोड है, समझ में आया? मान लो बाइक, साइकिल है या कार है, ये समझ, मान लो कार है, ये ऐसे उधर जा रही है, ऐसे घूम रही, इस तरीके से, आया समझ में? तो इसका सेंटर इधर है, तो इस पर अंदर की तरफ क्या लगना चाहिए? समझ में आया? अब अगर हम इसी प्लेन में वेक्टर बनाए, इसी प्लेन में, तो इस पर क्या लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की, आया समझ में? बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m r ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर में, समझ में आएगा? इधर भी दिखा सकते,
इस पे बाहर ये ऐसे घूम रहा है ना, सर्कुलर फ्रेम में इससे फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है, रेडियली आउटवर्ड। आप चाहो तो ग्राउंड फ्रेम में भी एफडी बना सकते हो, चाहो तो इसमें बना सकते हो। समझ में आया क्या? तो इधर क्या लग रहा होगा, समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है मतलब कोई स्लाइड नहीं हो रही है, मतलब ये हुई है स्लाइड नहीं हो रही ना, तो स्लाइडिंग कब नहीं होगी, जब ये इक्विलिब्रियम होगा इस लाइन के अंदर, ये और ये इक्वल होगा। समझ में आया क्या? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, mv²/r। समझ में आया क्या? और हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, fs max से कम या स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम या उसके इक्वल होता है। समझ में आया? तो fs कितना है, mv²/r, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, fs की वैल्यू लेस देन इक्वल टू fs max क्या होता है, म्यू n, है ना? तो mv²/r इज लेस देन इक्वल टू म्यू n कितना होगा, इस वाली एफडी में देखो तो नीचे mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ग्राउंड लगा है ना इसमें नॉर्मल, ये ग्राउंड है ये वाली, इस पे ही कार ऐसे घूमते हुए जाती है। समझ में आया? तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा यहां पर, mg के। तो v² is less than equal to mu rg, तो v is less than equal to root mu rg। तो v इससे कम या मैक्सिमम इसके इक्वल होगा, इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन उससे ज्यादा लगेगा। समझ में? मैक्सिमम इतना ही लगा है तो स्किड हो जाएगी। समझ में आया? स्किड हो जाएगी तो बाहर टेंजेंशियली आउटवर्ड चली जाएगी। ऐसा समझ में? सो v max कितना है, मैक्सिमम सेफ स्पीड अंडररूट म्यू rg। ऐसा समझ में? ये फार्मूला याद रखना, अंडररूट म्यू rg। अब देखो तो जनरली जब भी रोड्स वगैरह बनाते हैं तो ट्राई करते हैं कि टर्न कम से कम, सीधे सीधे रोड बनाते हैं ना, हाईवे आपने देखे होंगे एकदम सीधे सीधे, ठीक है? गलियों में तो वैसे भी धीरे ही चलाते हैं सब, मेन ज्यादा स्पीड किस पे होती है, हाईवे में, है ना? तो फर्स्ट चीज तो ये अवॉइड करते हैं कि टर्न कम, सीधा रोड, बट टर्न आएगा ही सही, कहीं ना कहीं तो आएगा ही, बार-बार टर्न आते रहते हैं। समझ में आएगा? हां, जैसे बीच में कहीं पॉन्ड आ गया तो वहां से टर्न करते हुए रोड को निकालना पड़ेगा, पॉन्ड में से तो निकाल नहीं, फालतू में ब्रिज नहीं बना सकते। समझ में आएगा? तो टर्न तो आना ही है। अब टर्न में हमारी स्पीड कम हो जाती है, मैक्सिमम इतनी, समझ में आएगा? तो ये स्पीड हम चाहते हैं कि टर्न में भी हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड में चलाएं। समझ में आएगा? तो ये मैक्सिमम स्पीड किस किस पे डिपेंड करता है, म्यू पर। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कैसे बनाएंगे, अगर रफ रोड बनाओ तो ज्यादा रफ बना भी नहीं सकते, वरना एनर्जी का बहुत लॉस होगा, फ्यूल बहुत ज्यादा बर्न होगा ज्यादा। आपने देखेंगे कि रफ रोड देखेंगे थोड़े स्मूथ ही होते हैं ना रोड, तो स्मूथ रोड होंगे तो म्यू कम हो जाएगा, म्यू कम हो जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड कम हो जाएगी। और अगर आपको टर्न पर ज्यादा स्पीड से चलाना है तो रफ रोड बनाने पड़ेगा, उसमें फिर एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि कार को हम चलाते हैं तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही तो वर्क करके चलाते हैं। समझ में आया क्या? तो जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ज्यादा आपका पेट्रोल डीजल वगैरह सब बर्न होगा, एनर्जी का लॉस होगा। समझ में आया? तो म्यू को तो आप ज्यादा नहीं रख सकते, एक अच्छा रोड जो होता है उसको आप खराब थोड़ा बना सकते टर्न के लिए, म्यू को ज्यादा करके रफ रोड। समझ में आया? आर, आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द रेडियस। अब ये जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्पीड बनेगी। जैसे एक रोड है जो जल्दी से टर्न होगी, किसकी आर ज्यादा हो जाएगी, इस रोड की या इस रोड की, किसकी रेडियस ज्यादा है, उस वाले उसका सेंटर बहुत होता है, यहाँ समझ लो इस रोड का सेंटर यहाँ है और इसका भी यही मान लो, तो इसकी तो इतनी सी और इसकी रेडियस इतनी बड़ी। समझ में आएगा? नियरली जितना सीधा आप करते जाओगे, सीधे रोड पे तो दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कहां पर रिटर्न पर, तो जितना आप सीधा उसका कर्वेचर उसको सीधा करते जाओगे उतना ये आरपीएम भी बढ़ेगी, इतना मैक्सिमम स्पीड से आप चला सकते हो। मतलब कुल मिला के ज्यादा टर्न नहीं होगा, आप एक स्पीड से चला सकते हो ना। बट कहीं पे एकदम से रोड को बेंड करना है तो वहां थोड़ा ना आप पूरा घुमा के लेके जाओगे, लंबा टर्न बना के। समझ में आएगा? तो इसकी भी लिमिट है, आर को तो आपको ज्योग्राफी के हिसाब से रखना पड़ेगा, वहां पर कैसा रोड बनेगा। ऐसा तो है नहीं आप तेज चलाने के लिए रोड को लंबा बना दो, तो बात तो वही हो जाएगी, टाइम तो उतना ही लगेगा। समझ में आएगा? हाँ, कम लेंथ वाले रोड पे कम स्पीड से चलाओ या ज्यादा लेंथ वाले रोड पे ज्यादा स्पीड से चलाओ, बात तो एक ही है। ऐसा समझ में? तो आर की भी लिमिट है, जी तो फिक्स
फिक्स होता है। तो अभी हम इस तरीके से तो कुछ नहीं कर सकते मैक्सिमम स्पीड बढ़ाने की, समझ में आया क्या? बट एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ लोड। क्या बोलते हैं? वो हम देखें। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लो ये विदाउट बैंकिंग, दिस इज विदाउट बैंकिंग। बैंकिंग मतलब अपना बैंक में समझ लो कैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा क्या होता है। तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या है, दिस इज विदाउट बैंकिंग। अगर हमने रोड को बैंक नहीं किया हुआ है तो ये मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड है, दिस इज द मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड विदाउट बैंकिंग। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ विदाउट बैंकिंग तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ में आया? हमने देखा म्यू बढ़ा के आर बढ़ा के ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, वो तो डिपेंड करता है ज्योग्राफी, समझ में आया? ठीक है, तो दूसरा तरीका है जिसमें ना आर बढ़ाना पड़ेगा ना म्यू बढ़ाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बैंकिंग करना। क्या होता है वो बताओ, आपने देखा भी है वो, अभी दिखा था बिकॉज़ समझ में आया लाइन सबको? देख लिया? यस सर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ ए साइक्लिस्ट उन्हें सर्कुलर पाथ जो कि है बैंक किया हुआ। बैंक क्या होता है वो समझो। विद बैंकिंग, ठीक है, जैसे ये रोड है इसको आप टॉप से देखते हैं ना, ये टर्न है हाईवे, ठीक है, ऐसे रोड आ रहा है स्ट्रेट, यहां से टर्न लिया इसने और फिर स्ट्रेट हो गया, है ना, ध्यान से देखना। इसको अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको तो पहले मैंने रोड ऐसा बनाया, अभी रोड ऐसा नहीं, ऐसे दिखाया था ना, ये गाड़ी जा रही है उधर उस तरफ ऐसे घूमते हुए जा रही है, समझ में आएगा? हाँ, ये विदाउट बैंक वाला रोड, दिस इज विदाउट बैंक। बैंकिंग वाले रोड में क्या होता है, रोड को थोड़ा बाहर की साइड, देखो एक तो होती है सेंटर की तरफ वाली साइड, ये सेंटर है ना,
तो एक तो होती है इस साइड जिस तरफ हम घूमते हैं, जिस तरफ सेंटर होता है, एक आउटर साइड जिस तरफ स्किड होने का डर है। समझ में आएगा? जिस तरफ स्किड होने का डर है उस तरफ से थोड़ा सा रोड को लिफ्ट कर देते हैं। ये रोड है और इसके नीचे ये पूरा मड होता है, पूरा रोड का स्ट्रक्चर होता है इसके नीचे। समझ में आया? तो कार ऐसे चलती है, ये बाहर इधर सेंटर इधर, बाहर वाली साइड थोड़ी सी लिफ्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ना हाईवे पे ऐसे रोड की जगह थोड़ा ऐसा रोड होता है, देखा होगा ना, ऐसे चलती कार बाहर की तरफ से ऊंचा होता है, जिस तरफ हमें स्किड होने का डर रहता है ना उस तरफ से थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? इसको बोलते हैं बैंकिंग। इससे क्या होगा मैं बताऊंगा। इमेजिनेशन हो गया सबको? बैंकिंग वाला रोड कैसा होता है? सिर्फ यहाँ नहीं देखना, अपने माइंड में देखना हाईवे वाला रोड जो जिस पे तुम जा चुके हो, बहुत बार जा चुके हो ना। तो जहाँ पे भी टर्न ऐसे स्ट्रेट रोड तो एकदम सीधा होता है, दोनों तरफ से इक्वल होता है। स्ट्रेट रोड एकदम सीधा होता है, दोनों तरफ से इक्वल होता है। जैसे टर्न आता है अंदर वाली साइड नीचे और बाहर वाली साइड ऊपर हो जाती है, फिर ऐसा रोड हो जाता है। समझ में आया? ये थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है इधर से, ठीक है? इमेजिन हो रहा है इस पे ऐसे कार चल, इमेजिन हो सकता हो। सो दिस इज कुछ एंगल से इसको बेंड कर देते हैं, इसको बोलते हैं विद बेंडिंग। ये डायग्राम बना लो, फिर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। इतना लिख लो, ये वाला व्यू में दो। विदाउट बेंडिंग ऐसा होता है, विद बेंडिंग ऐसा होता है। हो गया? समझ में आया सबको बेंडिंग क्या होता है? एक तरफ से ज्यादा मटेरियल फिल करते हैं रोड के नीचे, रोड को एंगल ग्रेडियंट वाला रोड होता है, ठीक है? कुछ स्लोप होता है। ये मत सोचना इस पे कार ऐसे जा रही है, ऐसे तो नहीं सोचना ना कार ऐसे चढ़ रही है ऊपर, हिल पे नहीं चढ़ रही कार। समझ में आया क्या? हाँ, ये किधर जा रही है कार? ऐसे जा रही है। ये टायर ऐसे दिखेंगे, ये टायर ऐसे दिखेंगे पीछे से, तो आपको ऐसे लाइन दिखेगी टायर की, गोल छोड़ना दिखेगी। समझ में आया क्या? तो ये कार कैसे जा रही है? ऐसे। आया समझ में? हाँ, इस पे चढ़ना नहीं कार को। आया समझ में सबको? सो फिर बैंकिंग में क्या होता है? मान लो थीटा के एंगल से बैंकिंग है। आपने देखा होगा, आपने रेस वगैरह देखी, बाइक रेसिंग या कार में तो नहीं करते, बाइक में करते। बाइक वाली रेस में क्या होता है? उसमें बैंकिंग नहीं करते उनकी, तो उसमें क्या करते हैं बाइक वाले खुद ऐसे लीन हो जाते हैं एक तरफ, अंदर की तरफ। जैसे ऐसे टर्न कर रहे हैं तो इस तरफ लीन होके एकदम, आपने देखा होगा पूरा पैर उनका जमीन पे टच होने वाला है। समझ में आया क्या? वो बैंकिंग नहीं कर रहे हैं, हमने रोड वैसा बनाए। समझ में आया? तो खुद से लीन हो जाते हैं इस तरफ। आया समझ में? बट वो चीज सबको आती है क्या? हम कर सकते हैं क्या? तो हमारे लिए ऐसा रोड बना। आया समझ में? ताकि हम अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या हो जाए, लीन हो जाए। आया समझ में? कि उससे क्या फायदा होगा वो अभी हम एलबीडी बना के देखेंगे। आया समझ में? जो सिंपल प्लेन रोड था उसमें ये कार या साइकिल ये एकदम सीधी, तो एमजी नीचे और नॉर्मल उसका है ना, इसके लिए हमने बनाई थी। और इधर स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना चाहिए था और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये से हमने बनाई थी। समझ में आएगा? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन रोक रहा था? क्या ये नॉर्मल, इस क्या नॉर्मल का इससे कोई लेना देना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। नॉर्मल का कोई मतलब नहीं है।
नॉर्मल तो mg को बैलेंस करना है, समझ में आया? तो पूरे पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस अकेले फ्रिक्शन को बैलेंस करना था विदाउट बैंक वाले लोग, और फ्रिक्शन की लिमिट होती है, फ्रिक्शन की क्या होती है लिमिट, समझ में आया क्या? अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा अगर ये हो जाए, देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ये भी बढ़ेगा, ये और बढ़ाओगे तो इसको भी बढ़ना होगा, बट इसकी तो लिमिट आ जाएगी स्टेडी फ्रिक्शन, उससे भी ज्यादा अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ नहीं पाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो कार बाहर की तरफ स्पीड में, समझ में आया क्या? हाँ, अब ऐसा करने से क्या होगा? अब नॉर्मल कैसे लग रहा है? ऐसे नॉर्मल ऐसे लग रहा है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, हाँ नॉर्मल भी इंक्लाइंड हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? अरे आप इस सरफेस को ऐसे उठा के ऐसे घुमा दोगे तो जो नॉर्मल ऐसे था वो भी तो ऐसे हो जाएगा ना, समझ में आया क्या? हाँ, कितने एंगल से घुमा नॉर्मल वर्टिकल के साथ, ये वाला रोड आपने थीटा से ऊपर उठाया तो नॉर्मल जो पहले इस लाइन पर था वो भी थीटा से इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? हाँ, तो इससे क्या फायदा होगा? नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा, ऊपर एक कंपोनेंट आएगा n cos थीटा, एक इधर आएगा, इधर वाला कंपोनेंट भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगी? इस तरफ, क्योंकि ये इसका सेंटर यहाँ, अब पहले सेंटर रोड पर होता था नीचे ग्राउंड पर, अब थोड़ा ऊपर, समझ में आया क्या? उससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ में आया? बट सेंटर यहाँ नहीं दिखा सकता, ये ऐसे थोड़ा ना घूमेगा, ये कार ऐसे घूमेगी इस सेंटर के ऊपर, आया समझ में? ऐसे आया समझ में? हाँ, तो इस ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेंटर से लेके ये इसके सेंटर, ये रेडियस है पूरी, समझ में आया? तो रेडियली आउटवर्ड ये लगेगा, आया समझ में? हाँ, तो n का एक कंपोनेंट इधर आएगा ना इस तरफ, कितना आएगा? n cos n sin n, और इधर क्या लगा mv स्क्वायर, हो सकता है ये खुद ही इसको बैलेंस कर दे तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझ में आया क्या? फ्रिक्शन तो जब जरूरत पड़ती है तब लगता है ना, हाँ, हो सकता है कि ये कंपोनेंट इसको बैलेंस कर दे, आया समझ में? पहले नॉर्मल तो बैलेंस नहीं करा रहे, इसलिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती, तो अगर इसी ने बैलेंस कर दिया तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट अगर इस कंपोनेंट से ये ज्यादा है, अगर इस कंपोनेंट से ये ज्यादा है तो इस पर इधर फोर्स ज्यादा, इधर फोर्स लगेगा ज्यादा, तो उसकी वजह से कार ऊपर जाने को स्लाइड होगी, समझ में आया क्या? तब कौन आएगा बीच में? फ्रिक्शन पहले नहीं आएगा, फ्रिक्शन आएगा बाद में, पहले तो अगर हो सकता है कि आप बिल्कुल धीरे धीरे चला रहे हो तो हो सकता है नॉर्मली बैलेंस कर दे, फ्रिक्शन लगने की जरूरत ही ना हो, आया समझ में? बट अगर आप तेज स्पीड से चला रहे हो तो ये वाला कंपोनेंट अगर इसके n के कंपोनेंट से ज्यादा हो जाए तो इधर की तरफ ज्यादा फोर्स हो जाएगा, वो ज्यादा इधर वाला ज्यादा फोर्स है तो इसकी वजह से ये कार इस रोड पर ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड होने को ट्राई करेगी, तब कौन आएगा बीच में? तो फ्रिक्शन पहले आया था या बाद में आया था? बाद में। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन के बिना भी हम टर्न कर लें, हो सकता है ना? हाँ, अगर कम स्पीड से जाए, बट क्या इस रोड पर फ्रिक्शन के बिना हम टर्न कर पाते क्या? समझ में आया? हाँ, आया समझ में? तो अगर वो स्पीड इससे ज्यादा है, ये वाली स्पीड की वजह से ये वाला फोर्स इससे ज्यादा है तो फ्रिक्शन लगेगा अलोंग द सरफेस डाउनवर्ड, आया समझ में? अलोंग द सरफेस ऐसे लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, तो अब इन सब के कंपोनेंट लेते हैं, n का एक कंपोनेंट आया ऊपर n cos थीटा और एक आया थीटा, समझ में आया? एक mg लग रहा है नीचे, अब फ्रिक्शन के हमने mg दिखा दिया, n के कंपोनेंट ले लिए, ये दिखा दिया, अब बचा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के भी कंपोनेंट आएंगे, एक तो नीचे आएगा और एक इधर आएगा, है ना? ये एंगल थीटा होगा,
होगा कि नहीं होगा? ये थीटा एंगल ऑफ एंगल क्या थीटा, तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा Fs cos थीटा, समझ में आया? और एक इधर आएगा Fs sin थीटा, समझ में आया? हाँ, तो अब ये मैंने किस फ्रेम में बनाई? उसी की फ्रेम में बैठ के बनाई जो कार चला रहा है उसी से, तो वो तो उसके और उसी की एबिलिटी बनाई कार, तो उसका रेस्ट पर ही ना ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नॉन नेचुरल फ्रेम में, तो ये इक्विलिब्रियम में मतलब ये पूरा ये जो कार ये कार है इस ये मान लो इसका मास है, ये कार इसकी एबिलिटी बनाई है नॉन नेचुरल फ्रेम में, तो रेस्ट पर तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स और ये वाला राइट और लेफ्ट सब इक्वल होंगे, समझ में आया? तो क्या लिख सकता हूं मैं, n cos थीटा is equal to mg plus fs sin थीटा, तो mg is equal to क्या हो जाएगा n cos थीटा minus fs sin, ये इक्वेशन फर्स्ट। मुझे मैक्सिमम fs की स्पीड निकालनी है, इस v की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए ताकि स्पीड ना हो, समझ में आया? तो डिपेंड करेगा नॉर्मल पे भी और फ्रिक्शन पर, दोनों पे डिपेंड करेगा और एंगल पर, आया समझ में? दूसरी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, mv square by r is equal to n sin theta plus fs cos theta, समझ में आया? मैं mg को जब क्या था क्योंकि मैं डिवाइड करूंगा तो m से m कैंसिल होता है, ऐसा नहीं, इसलिए मैंने mg को अलग किया था और इन दोनों को अलग किया। अब मैं इक्वेशन 2 में फर्स्ट को डिवाइड करूंगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय फर्स्ट, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा v स्क्वायर बाय r, ये बचेगा है ना, और इधर क्या बचेगा n sin थीटा प्लस fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस fs sin, समझ में आएगा? अब मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे तो इधर फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, जैसे देखो n cos n sin थीटा तो कांस्टेंट है, नॉर्मल तो कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड करता है वेट पे, थीटा भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है स्टेडी फ्रिक्शन, तो इधर वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा, अब ये तो बढ़ना ये तो फिक्स है, fs बढ़ेगा, समझ में आया? बताओ मैक्सिमम कहां तक बढ़ेगा, fs मैक्स तक, कहां तक बढ़ेगा fs मैक्स, समझ में आया क्या? तो इसको आप बढ़ाते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, ये बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, तो मैक्सिमम fs स्पीड पर ये fs कितना हो जाएगा, fs मैक्स, समझ में आया क्या? उससे ज्यादा और आप स्पीड बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा ही, कार स्पीड हो जाएगी, आया समझ में? तो हमें क्या पता है, जब v हो जाएगा v max मैक्सिमम सरफेस स्पीड ऑन रोड विद बैंक, v की जगह हम क्या लिखेंगे v max, तो fs की जगह क्या लिखना पड़ेगा fs max, समझ में आया क्या? मैक्सिमम स्टेडी फ्रिक्शन तब लग रहा होगा तभी स्पीड मैक्सिमम होगी, है ना? तो ये कितना होता है u * n, लिखो ना फिर आगे सॉल्व करें। सर सर आप बोलो। सर थोड़ा जूम हो सकता है? जूम तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बट मैं बोल देता हूं तुम्हें कहां से रीड करना है, ये रीड करना है नहीं सर, बहुत सर फर्स्ट लाइन। n cos theta = mg plus fs sin theta, ओके सर। ये देखो ना इधर, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा,
हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो डायग्राम में एफएस के ऊपर क्या है डायग्राम में सर? n sin थीटा। नहीं सर, वो उसके बाजू में ना। हाँ सर। ये हाँ सर। ये एंगल है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। हो गया? बता दो। तो हम इस इक्वेशन में b की जगह क्या लिखेंगे? b max स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू, और fs की जगह क्या लिखेंगे? fs max, जो कि म्यू n की fs max की वैल्यू क्या होती है? म्यू इनटू n। तो क्या बचेगा? n sin थीटा प्लस म्यू इनटू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू इनटू n sin। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करते हैं n cos थीटा से, डिवाइड बाय n cos, ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड करते हैं। तो v max का स्क्वायर अपॉन rg इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? n cos थीटा से डिवाइड इसमें करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या आएगा? tan थीटा प्लस n से n कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? समझ में आया क्या? अपॉन इसमें डिवाइड करेंगे n cos थीटा से तो 1 बचेगा, माइनस n से n कैंसिल, म्यू sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan। समझ में आया? समझ में आ गया? यस सर। तो यहां से b max की वैल्यू आएगी अंडर रूट में स्क्वायर है ना, तो rg इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इनटू rg। समझ में आया? इस वाले केस में क्या है? मैक्सिमम वैल्यू विदाउट मेकिंग अंडर रूट म्यू rg, ये भी आपको याद रखना है। इसमें म्यू, ये पूरा म्यू की जगह ये आ गया, क्या आ गया? म्यू प्लस tan थीटा इनटू 1 माइनस म्यू tan थीटा। समझ में आया? इनटू rg। अब अगर थीटा 0 होता है विदाउट बैंकिंग में ये होता है, हाँ थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं ना इसको थीटा को। अगर ये 0 तो tan 0 कितना होगा? 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? वही आ गया ना, देखो वही आंसर आ गया ना जो हमने पहले निकाला था। समझ में आया? अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन की जरूरत ही ना पड़े। समझ में आया क्या? ऐसा भी हो सकता है ना कि फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन लग रहा था ये वाला, ये तो तब लग रहा था ना अगर ये mv स्क्वायर बाई r अगर n sin थीटा से बड़ा हो जाता, इससे बड़ा हो जाता n sin थीटा से, अगर ये बड़ा हो जाता तो फ्रिक्शन लग रहा था। समझ में आया क्या? हाँ, अगर ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। आया समझ में? तो हमें वो बताना है वो मैक्सिमम वो स्पीड कि जहां जितनी स्पीड, अगर आप कम स्पीड में चला रहे हो तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? धीरे धीरे चला रहे हो बैंकिंग वाले रोड पे फ्रिक्शन लगेगा ही। आप स्पीड बढ़ा रहे हो, अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बट एक स्पीड ऐसी आ जाती है कि उसके बाद ये फ्रिक्शन लगना चालू हो जाता है। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में?
फिर उसके बाद आप और बढ़ा रहे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। फिर एक स्पीड ऐसी आ जाएगी, दो स्पीड यहाँ पे, एक स्पीड तो वो जिसपे फ्रिक्शन लगना चालू होता है और बढ़ा रहा हूँ स्पीड, और बढ़ाते जा रहे हो। एक और स्पीड वो आएगी जिससे ज्यादा अगर आप चला दो, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाती है। फ्रिक्शन तो लगे रहा है बट वो भी मैक्सिमम, कि उस स्पीड से ज्यादा और आप चलाओ तो कार स्पीड हो जाएगी, वो ये वाली स्पीड है। समझ में आया क्या? तो एक और स्पीड कौन सी आएगी जिसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, वो इससे ज्यादा है या कम है? इससे कम है ना वो तो। फिर से सुनो कि अगर हम इस रोड पर कम स्पीड से चलाएंगे तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ऐसे इंक्लाइन है, नॉर्मल हमने कार ऐसे घुम गई इस तरफ, तो अंदर की तरफ एक नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है जो कि बाहर वाले सूडो फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। आया समझ में? हाँ, अब अगर आप कम स्पीड से चल रहे हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कम है, तो नॉर्मली बैलेंस कर लेगा। फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, जब जरूरत होगी तो लगेगा, नहीं लगेगा। समझ में आया? तो हमें वो स्पीड बतानी है जिस स्पीड पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, वो मैक्सिमम स्पीड जिस पे फ्रिक्शन। ये तो कौन सी स्पीड है जिस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, मैक्सिमम सेट स्पीड। आप बहुत तेज मैक्सिमम कितना चला सकते हैं, तो इसमें तो नॉर्मल भी लगेगा, नॉर्मल का कंपोनेंट भी लगेगा, फ्रिक्शन का भी लगेगा। समझ में आया क्या? हाँ, बट हमें क्या बताना है, एक और चीज कि मैक्सिमम वो स्पीड बताओ जिस पर फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने क्या बोला था आपको, आप कम स्पीड पर चला, अब स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, तो एक स्पीड ऐसे है जिस पर ये नॉर्मल के इस कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा। समझ में आया क्या? एक स्पीड आएगी जिस पर ये और ये इक्वल हो जाएगी, इसकी जरूरत ही नहीं। आया समझ में? हाँ, वो स्पीड बताए, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। ये मैक्सिमम सेट स्पीड है, वो है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन ही लग रहा है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। समझ में आया क्या? वियर एंड टियर नहीं होगा गाड़ी के टायर्स। ऐसा में विदाउट फ्रिक्शन आप टर्न करो, फ्रिक्शन को यूज किए बिना आप टर्न कर पाओगे। ऐसा में तो कम स्पीड पे ही होगा। अगर बहुत तेज स्पीड पे करोगे तो फ्रिक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। आया समझ में? तो उस स्पीड को क्या बोलते हैं? हाँ, उस पर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस स्पीड का क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए वो उसको प्रोवाइड करने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली प्रोवाइड कर देगा। समझ में आया क्या? उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम स्पीड। अब वो यहाँ से कैसे निकालें, हमें पता है ये मेन फॉर्मूला है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको अलग से लिख लेना। इसका यहाँ कोई लेना देना, थीटा 0 तो विदाउट ब्रेक। समझ में आया? ये फॉर्मूला है बिग बैंग। अगर मैं इसमें म्यू की वैल्यू 0 पुट कर दूं, म्यू हालांकि 0 नहीं होता है क्या 0, बट मुझे फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट हटाना है। समझ में आया? तो या तो मैं शुरू से डेरिवेशन करता, ऐसे में उसमें ये सब नहीं लिखा, या फिर यहाँ पर म्यू 0 कर दूं, यहाँ पर म्यू को वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, बट 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड के लिए म्यू मतलब फ्रिक्शन भी जरूरी है, और थीटा, ये थीटा के नॉर्मल की वजह से आ रहा है थीटा, ये भी जरूरी। समझ में आया? तो थीटा 0 कर दोगे तो फ्रिक्शन रोकेगा, म्यू रोकेगा, और म्यू 0 कर दोगे तो थीटा रोकेगा, बैंकिंग रोकेगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो वो स्पीड बतानी है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। तो इसमें अगर मैं म्यू 0 कर दूं तो ऑप्टिमम स्पीड भी ओ कितना आएगा, ये 0, सॉरी ये 0 है ना, और ये 0, तो क्या आएगा 8 ही 10। आया समझ में? हाँ, 8 जी 10। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, अगर आपको म्यू की वैल्यू बनी हुई और आप सोचा मैक्सिमम सेट स्पीड, अगर आपको म्यू की वैल्यू देखो, यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, कंफ्यूजन बढ़ जाता है अगर हमारे कांसेप्ट क्लियर नहीं है तो। एक ये और एक ये, इसके बारे में भी लिखा हूं। अगर आपको म्यू भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, एंगल ऑफ बेस, तो ये वाला फॉर्मूला है इसका, मैक्सिमम सेट स्पीड। समझ में आया? और अगर आपको म्यू भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, बट क्वेश्चन में साफ-साफ लिखा है मैक्सिमम स्पीड बताना है जिसमें फ्रिक्शन रिक्वायर नहीं है,
तो ये करो, समझ में आया है ना। और ऐसा लिखा ही नहीं कि मैक्सिमम स्पीड बताना है जिसपे फ्रिक्शन रिक्वायर नहीं है, बस ये लिखा है मैक्सिमम सेट स्पीड बताओ, और म्यू भी गिवन नहीं है। क्या गिवन नहीं है, तो आप ये यूज कर पाओगे क्या? नहीं, इसका मतलब आप ये यूज करो, म्यू गिवन नहीं है तो ये यूज करो। समझ में आया? थीटा गिवन मतलब रोड तो बैंक किया हुआ है, एंगल ऑफ बैंकिंग गिवन है आपको, बट म्यू गिवन नहीं, और आपसे पूछा मैक्सिमम सरफेस स्पीड ऑन दिस रोड, तो कहने का मतलब है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता है। समझ में आया? अगर म्यू गिवन होता तो फिर आप ये कर, आया समझ में? इसको कब यूज करोगे? जब म्यू भी गिवन है और थीटा भी गिवन है और आपसे पूछा मैक्सिमम सरफेस स्पीड, तब यूज करोगे। एक ही केस, इसको कब यूज करोगे आप? म्यू भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड बताना है जिसमें फ्रिक्शन नहीं रिक्वायर्ड, तब यूज करोगे, है ना। और दूसरा केस क्या है, किससे थीटा गिवन है और लिखा है, चाहे ये लिखा है मैक्सिमम से स्पीड बताओ, ये नहीं लिखा है कि मैक्सिमम स्पीड बताना फ्रिक्शन नहीं रिक्वायर्ड, सिंपल बस ये लिखा है जब मैक्सिमम स्पीड बताओ तब भी यूज करोगे। म्यू गिवन नहीं है तो क्या करोगे? यूज करोगे ना। समझ में आया? और ये तो सिंपल, ये कब यूज करोगे? जब बैंकिंग ही नहीं की गई, ये कब यूज करोगे? विदाउट बैंकिंग। समझ में आया? ये दोनों विद बैंकिंग, ऐसा में। So this is the speed at which no friction is required for to provide necessary centripetal force. इधर लिखता हूँ मैं, लिखो पूरा। ऑप्टिमम स्पीड क्या है? VO। This is the speed at which no, इसलिए तो हमने म्यू 0 लिखा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है तो म्यू को हटा दिया। नो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, नॉर्मल से ही काम चलता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। या फिर क्योंकि हमने नॉन नेचुरल फ्रेम में एफडी बनाई थी तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, टू बैलेंस नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसा में। This is the speed at which no friction is required to balance necessary centrifugal force, ऐसा में दोनों बात एक ही, ठीक है। Hence less wear and tear, मैंने less क्यों लिखा? जब फ्रिक्शन नहीं है तो wear and tear तो होना ही नहीं चाहिए। क्या इस पे पूरा फ्रिक्शन जीरो हो गया है? less wear and tear of moving parts, यह मतलब क्या है? अरे टर्न करने वाला जो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है उसकी जरूरत नहीं, बट आगे बढ़ाने वाला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से ही तो चलते हैं हम जब सर्कुलर पाथ पे चलते हैं तो हम आगे भी बढ़ते हैं, टर्न भी करते हैं, तो टर्न वाले की जरूरत नहीं है, बट आगे बढ़ने वाले फ्रिक्शन की जो जरूरत है ना, वो तो स्टैटिक लग रहा होगा, तो वेयर एंड टियर उस वजह से तो होगा, बट टर्न करते वक्त आपको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए होता है सेंटर की तरफ, उसकी वजह से नहीं होगा। समझ में आया? टायर कब खराब होते हैं? जब हम टर्न करते हैं, ज्यादा टायर कब खराब होते हैं? टर्न करते हैं तेज स्पीड तब खराब होता है ना, एकदम से स्पीड होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन रीच हो जाता है, ऐसा में तब टायर खराब। देखा सर? हाँ सर थर्ड लाइन क्या है? नहीं सर, हाँ सर। hence less wear and tear of moving parts, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड।
ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, देख लिया सबने। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, फॉर्मूला है कि एक बाइकर है या साइकिलिस्ट, ठीक है, कोई बैंकिंग नहीं की गई है, उस पर टर्न कर रहा है बट उसको लीन कर रहा है। अब उसने बोला 30 डिग्री से लीन कर रहा है, कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। तो 30 पुट कर देंगे, रेडियस वगैरह सब गिवन होगा। अब सोचा मैक्सिमम सेटर्स तो निकाल, समझ में आया समझ में? वो जितना लीन कर रहा है वही वही थीटा है, आया समझ में? या तो खुद से लीन कर लो या बोर्ड को ऐसा बना दो कि अपने आप लीन हो जाए, आया समझ में? है ना? या फिर ऐसा म्यू गिवन नहीं है उस क्वेश्चन में कि ए बाइक इज मूविंग एस, मान लो बाइक की मैक्सिमम सर्विस स्पीड बतानी है आपको, थीटा वगैरह गिवन है, म्यू गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, तो कौन सा फार्मूला गिवन? तो ये बात समझ में आया? इसमें जितने एंगल से वो लीन हो रहा है वो एंगल डाल दो, आया समझ में? तो वी आ जाएगा, आया समझ में? यस, हटा दूं? यस। तो लीन वाला क्वेश्चन में भी आपको ये बैंकिंग वाला ही फॉर्मूला लगाना है, जिसमें लिखा हुआ है ना कि वो कितने एंगल से लीन हो, या कितने, अगर एंगल ऑफ वो गिवन है कितने एंगल से लीन हो रहा है, या पूछा गया है कितने एंगल से लीन हो, तो ये फॉर्मूला लगा है। म्यू गिवन है तो ये वाला नहीं, तो ये वाला। समझ में आया? एक्सरसाइज में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, सॉल्व करते रहो। अब लिखो कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम में क्या डिफरेंस होता है? जैसे ऊपर रूप से मैंने एक बॉब को हैंग किया, बॉब पता है ना, ऑब्जेक्ट माना है ना, तो एक स्ट्रिंग से उसको मैंने यहाँ लाके ऐसे छोड़ दिया, ऐसे जस्ट रिलीज किया, तो ऐसे ऐसे करेगा, ये सिंपल पेंडुलम। समझ में आया? कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ आया, फिर उधर उधर ऐसे टेंजेंशियली मैंने ऐसे थ्रो किया ऐसे, तो वो ऐसे ऐसे घूमेगा। समझ में आया क्या? तो क्या बनाएगा, उसकी स्ट्रिंग को देखो, वो स्ट्रिंग जो वो स्ट्रिंग ऐसे कोन बनाएगी उसके साथ। समझ में आया क्या? तो ऐसे पेंडुलम को क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। आया समझ में? तो मान लो स्ट्रिंग इसकी ले लेते हैं, ये कोन ऐसे कोन बनाते हुए इस सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अब देखो जितनी तेज स्पीड से आप इसको थ्रो करोगे, उतनी स्पीड से घूमेगा तो उतना इस पे क्या लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसकी अगर आप डेफिनेटली बनाओ, मान लो ये रेडियस r और ये एंगल थीटा, तो इधर क्या लगेगा, mv²/r, ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आएगा? इधर क्या लगेगा, टेंशन है, और नीचे क्या लगेगा, आया समझ? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पर आया समझ में? तो इस p का एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, p ये थीटा है तो p cos थीटा ऊपर आएगा, p sin थीटा इधर आएगा। समझ में आया क्या? अब अगर ये वाला फोर्स इधर t के इधर वाले कंपोनेंट से बड़ा है, ये वाला फोर्स t के इधर वाले कंपोनेंट से बड़ा है, समझ में आया? तो इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वो और ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं? आप एकदम से तेज थ्रो करोगे ना तो वो क्या होगा, पहले नीचे घूम रहा था जहां से आपने इतना, आपने उसको यहाँ से यहाँ ले गए, फिर आपने ऐसे थ्रो किया तो ऐसे घूमेगा, फिर धीरे धीरे आप देखोगे वो ऊपर जाएगा, ऐसे एंगल ज्यादा बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे घूम के कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया क्या? फिर उसी जगह घूमेगा वो। आया समझ में? क्यों हो रहा है ऐसा? यहीं पे नहीं घूम रहा है, अरे जहां पर ये सारे फोर्स बैलेंस होंगे वहां पर रुकेगा ना वो,
समझ में आया? फोर्स कैसे बैलेंस होते हैं? इसके अगर हम एनर्जी बनाए, ये थीटा है क्योंकि वो थीटा है, तो ऊपर आएगा t cos थीटा, इधर आएगा t sin थीटा, इधर आएगा mv स्क्वायर बाई r और नीचे आएगा m। जहां ये सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे बाद उस एंगल पे उठ जाएगा। आया समझ में? हाँ। अब अगर मैं स्पीड और बढ़ा दूं इसको, ये स्पीड और बढ़ा दूं v को, तो फिर अनबैलेंस हो गया ना, ये बढ़ गया, ये तो उतना ही, तो इधर थीटा को भी बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया क्या? हाँ, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा ये। समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करते हैं ना, तो उसी फ्रेम में बीड बनाते तो रेस्ट पर है ना वो, तो आया समझ में? यस सर। तो अगर स्पीड को अगर और बढ़ा दिया जाए तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला फोर्स और बढ़ना चाहिए, तो इसको और बढ़ाना है तो थीटा बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है ना थीटा बढ़ने से, तो थीटा बढ़ेगा तो ये एंगल और बढ़ेगा, तो वो और ऊपर वाले सर्कल में घूमेगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो जितनी तेज स्पीड से आप फेंकोगे ना उसको, उतना ऊपर जाके, जैसे उसका बेस यहाँ था, जितनी तेज स्पीड से आप फेंकोगे उतना ऊपर जाके वो बैलेंस इक्विलिब्रियम में आएगा और हमेशा वही घूमता रहेगा, अगर एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो रियल लाइफ में क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, धीरे धीरे ऊपर जाके फिर वो एनर्जी कम करते 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 फिर नीचे आके घूमता है। समझ में आया क्या? बट अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो परमानेंटली एक किसी एंगल पर जिस पर ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं, उस एंगल पर जाकर वो वहीं के वहीं हमेशा घूमता रहेगा। और इस तरह के पेंडुलम को क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। तो ये भी इक्विलिब्रियम है इस एंगल पे। समझ में आया क्या? मान लो इस एंगल पे ये दोनों फोर्स बैलेंस है, इक्विलिब्रियम पे। आया समझ में? सो मैं क्या बोल सकता हूं, t sin थीटा is equal to mv square by r और t cos थीटा is equal to m, ये बोल सकता हूं। अब मुझे एंगल वगैरह पता है, मुझे v निकालना है, दो चीजें, मुझे टेंशन निकालना है और मुझे v निकालना है। समझ में आया? तो v निकालना है तो t को हटा दो, कैसे डिवाइड कर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड करेंगे, तो v स्क्वायर बाई m से m कटेगा, rg इज इक्वल टू tan थीटा, क्या है? तो v इज इक्वल टू क्या है? rg tan थीटा। अब इस ये फॉर्मूला उससे सेम आ रहा है लेकिन दोनों अलग चीजें। समझ में आया क्या? इसमें r क्या, ये लेंथ है या फिर ये इस सर्कल का रेडियस, ये लेंथ नहीं रखना है आपको। समझ में आया? लेंथ और स्ट्रिंग नहीं रखना है आपको, थीटा से निकालना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में देखो तो n और r में क्या रिलेशन आएगा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, r अपॉन l। तो r क्या आएगा, sin थीटा इनटू l sin। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस। अब t निकालना है तो इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करो प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करो। आया समझ में? इससे क्या होगा, ये बनेगा t स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1, तो क्या बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये कोई फॉर्मूला रखना, ये याद रख सकते हो, वरना एफडी बना के इक्वेशन लिख के सब निकाल सकते हो आप। तो जो क्वेश्चन में करना है वो मैं आपको यहाँ करके बता रहा हूँ, ये समझ में क्वेश्चन ही कर रहा हूँ। आया समझ में? हाँ, तो t क्या आ जाएगा, आया समझ में? ये दो इक्वेशन लिखी, इससे b भी निकाल लिया दोनों को सोल्व करके, और t निकालना है तो ऐसे करके आपको करना है, फॉर्मूला रखना है। आया समझ में? एक और तरीका है t निकालने का, ये इक्वेशन देखो, t sin थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं m r ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। मान लो मैं ये कितने ओमेगा से घूम रहा है, ये भी और v क्या होता है, r इनटू ओमेगा, mv स्क्वायर बाय r लिखो या m r ओमेगा स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है। समझ में आया क्या? हाँ, तो t sin थीटा
इज इक्वल टू एम, आर कितना आएगा, एल साइन थीटा इनटू ओमेगा स्क्वायर, साइन से साइन कैंसिल, तो टी कितना आया, एम एल ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। तो इस वाले फॉर्मूले में अब ये क्या है, इससे वो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो दी होगी पक्का, आया समझ में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो, और ओमेगा गिवन आपको मालूम है डायरेक्ट, क्या गिवन हो ओमेगा, तो इसमें पुट करो ना, फिर ये सब एफडी बना के सोल्व करके यहाँ से सोल्व करने की जगह ये फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपको याद आ गया तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ओमेगा क्या है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो कोनिकल पेंडुलम कर रहा है। समझ में आया क्या? ध्यान रखना यहाँ पर एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसके सर्कल की रेडियस नहीं है, t इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर नहीं है, t sin थीटा इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर है। समझ में आया? तो r को क्या लिखा हमने, l sin थीटा कैंसिल हुआ, आया समझ में? यस सर, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो ये है h, ये हाइट क्या है इसकी, बेस से ये वाली हाइट h, जितना ऊपर घूमेगा h उतना ही कम, आया समझ में? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अगर मैं निकालूं h की टर्म्स में, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कोई भी फॉर्मूला आपको रखना नहीं, जब जरूरत पड़े वो याद सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई r, है ना, v कितना है, rg tan थीटा अपॉन r को अंदर ले जाऊंगा r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? अंडर रूट में ले जाऊंगा तो, हाँ आया समझ में? यस सर, नहीं आया आ गया, r से r कैंसिल तो क्या है, g tan थीटा बाय r, tan थीटा को अगर हम देखें यहाँ पे ये तो r बाई h होगा परपेंडिकुलर ऑन बेस उस ट्रायंगल में, यस, तो g बाई r इनटू r बाई h, r से r कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या है, जी कभी कभी डायरेक्ट इस पर वेरिफिकेशन आ जाता है। समझ में आया? हाँ, g बाई h, h जितना कम होगा ओमेगा उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ऊपर घूम रहा होगा उतना तेज घूम रहा होगा। समझ में आया क्या? यस सर, इसलिए g बाई h लिख लो सर।
क्लियर? हटा दो। अब इसका टाइम पीरियड निकालो। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो जिस भी सर्कल में घूम रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा, यूसीएन कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस हो गया ना, ये समझ में आया क्या? किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके बैलेंस हो जाएगा, फिर उस वहां पर ये कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी स्पीड। समझ में आया क्या? तो कौन सा मोशन कर रहा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर। ऐसा नहीं, क्योंकि कोई एनर्जी तो लॉस हो नहीं रही, बट रियल लाइफ में क्या होता है? एनर्जी लॉस। तो उससे क्या होता है? इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड जैसे कम होगी तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर उस जगह पे क्या करेगा? यूसीएन। फिर एनर्जी लॉस फिर थोड़ा नीचे आ जाएगा, फिर उस जगह पे क्या करेगा? यूसीएन। समझ में आया? क्योंकि स्पीड जैसे कम होती है ये नीचे आ जाएगा, एंगल भी कम होता है। आया समझ में? एमवीडी बनाई थी ना हमने, तो नीचे आता जाएगा और एक पॉइंट आके फिर पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो सर्कुलर मोशन भी रुक जाएगा। समझ में आया? बट कोई लॉस नहीं हो रहा है, कोई एयर का रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जिस एंगल पर इक्विलिब्रियम में वो एंगल पर कंटीन्यूअसली घूमता रहेगा। तो हमें निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। समझ में आया? टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम समझ में आ गया ना क्या होता है? तो पूरे एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2 पाई आर। इसकी रेडियस कितनी आर है ना? तो हम क्या कर सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? तो 2 पाई आर अपॉन v। v अभी हमने निकाला था, कितना आएगा? तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर बाहर रखता हूं, इसको अंडर रूट में ले लेता हूं, तो ये आर स्क्वायर रहेगा, नीचे आ रहा है, तो क्या बचेगा? आर अपॉन जी टेन, ये बचेगा है ना? अब मैं एल की टर्म्स में लाना चाहता हूं, मैं किसके टर्म्स में लाना चाहता हूं? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आर को क्या लिख सकता हूं? एल sin थीटा अपॉन जी। tan थीटा को क्या हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है। समझ में आया क्या? तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, देखो या तो आप डायरेक्ट इससे निकालो 2 पाई r अपॉन v। अगर आपने निकाल लिया पहले से आपने स्पीड निकाली है, तो 2 पाई r अपॉन स्पीड कर लो। समझ में आया क्या? नहीं तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, sin से sin कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा। समझ में आया? थीटा की वैल्यू गिवन होगी आपको, जैसे 37 डिग्री है तो cos 37 रखो। आया समझ में? अब आपको एक चीज पता होगा, अगर थीटा बहुत छोटा है, बहुत कम एंगल पर ही करना है, धीरे धीरे, बहुत कम एंगल पे से धीरे धीरे करेगा तो कम एंगल पे करेगा। समझ में आया? जितनी देर स्पीड से थ्रो करेंगे उतने ज्यादा एंगल पे करेगा। ऐसा समझ में? तो बहुत कम स्पीड से थ्रो किया तो अपनी उसी जगह पर ऐसे धीरे धीरे एक कोनिकल पेंडुलम बनाएगा, तो उस केस में थीटा क्या होगा? बहुत छोटा। और अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो cos थीटा क्या होता है? थीटा के इक्वल होता है, पता है ना? हाँ, cos थीटा क्या होता है? थीटा के इक्वल, सॉरी थीटा के इक्वल होता है 1 के इक्वल। cos थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। समझ में आया क्या? cos 0 1 होता है ना, तो थीटा अगर 0 के आसपास है, बिल्कुल
कम, तो cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, इससे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आंसर बट नियरली सही मिलेगा, समझ में आया, ये कब लगाना है if theta is very small, otherwise यही लगाना है समझ में। क्लियर, समझने के लिए ऑनलाइन में, ओके। सो इसमें एक टॉपिक और बाकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे, है ना, स्ट्रिंग से, और भी केसेस होंगे इसमें बहुत सारे, जैसे स्ट्रिंग वाला केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट को लिंक किया और इधर से किसी स्पीड से थ्रो करेंगे, हमसे पूछा जाएगा कितने एंगल तक हो जाएगा, सर्कल करते हुए जाएगा ऐसे, कितनी मिनिमम स्पीड होगी, पूरा सर्कल बना है, स्ट्रिंग पूरा सर्कल घूमते हुए ऐसा है, समझ में आया, किसी भी एंगल पे टेंशन कितनी, ये सब हमसे पूछा जाएगा, आया समझ में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास, क्या रिवाइज करते आओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।